चालन किसे कहा जा रहा है? तो आपने पढ़ा कि ठोस वस्तु के जब एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु अंतिम छोर तक जाता है। इस प्रकार के ऊष्मा के ट्रांसफर को चालन विधि कहते हैं। विधि कहा। अब ऊष्मा अगर गर्म करने पर यहाँ से यहाँ चली गई तो ये तो हो गया चालन। लेकिन जिसमें से होके गई अब वो वस्तु कहलाएगा चालन। यानी वो कहलाएगा थर्मल कंडक्टर। आगे से जैसे लोहे की छड़ को गर्म किया तो लोहे का दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। इसका मतलब लोहा हो गया ऊष्मा का चालक। श्योर हो गया? यानी द सबस्टेंस which allow to pass the thermal energy from one end to another end is called थर्मल कंडक्टर। उसे कहा जाएगा थर्मल कंडक्टर। यानी अब देखना, अब नेचर में देखो। अब हमने जो प्रश्न फर्स्ट हाफ में उठाया था उसके जवाब देने जा रहे हैं। अब नेचर में देखो तो अगर हम समान लंबाई के 3-4 धातुओं का छड़ ले लेते हैं, जैसे ये देखो सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ये आयरन है। हमने इसकी लंबाई भी समान ले ली है और इसका क्षेत्रफल भी समान है। यदि समान मोटाई समान लंबाई। और अब हम इन चारों के सिरे को एक साथ एक समान ऊष्मा दें तो आप पाओगे कि चांदी वाली छड़ सबसे पहले गर्म हो जाएगी, उसके बाद सोना वाली, फिर उसके बाद कॉपर वाली, और सबसे लेट में गर्म होगा आयरन। तो बोलो, इससे ये पता चलता है कि नेचर में हर वस्तु की चालकता एक जैसी नहीं होती। अब शायद समझ में आ गया होगा कि इसीलिए जब तुमने अपने कॉपी को छुआ, अपने बैग को छुआ और अपने बेंच को छुआ तो सब तुमको एक जैसा ना गर्म लगी, एक जैसी ठंडा लगी। क्यों? क्योंकि ये सब भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और हर पदार्थ का चालकता जिसको हमने छुआ जो हमको सबसे ज्यादा ठंडा लगा, इसका मतलब उसकी चालकता सबसे ज्यादा, क्योंकि वायुमंडल का टेम्परेचर गिरा उसका भी तुरंत गिर गया, वो अपने अंदर से ऊष्मा को निकलने दे दिया। और जिसका हमने छुआ उसकी ठंडी हमको कम लगी, इसका मतलब उसकी चालकता उससे ज्यादा। और जो हमको सबसे कम ठंडा लगा है इसका मतलब उसकी चालकता सबसे कम है। जो सबसे ज्यादा ठंडा लगा उसकी चालकता सबसे ज्यादा, और जो सबसे कम लगा है क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? अब चलो अब हम पता करते हैं कि नेचर में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी चालकता सबसे कम है। तो देखो, नेचर में सबसे कम चालकता की अगर कोई वस्तु है तो वो है मिट्टी। ये आदि सॉइल माने मिट्टी। इसीलिए बेटा हम जब चूल्हा बनाते हैं तो चूल्हे की दीवार किसकी बनाते हैं? मिट्टी।
और चूल्हे के अंदर मट्टी का चूल्हा देखा होगा। चूल्हे के अंदर कोयला रख के जलाओ चाहे लकड़ी जलाओ, देखना ये ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देगा। तो उसकी चालकता सबसे कम है। अब इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि कोई भी वस्तु अगर आप छू रहे हो और हर वस्तु के टेम्परेचर का अनुभव आपको अलग अलग, तो इसके पीछे रीजन कौन सा रीजन है? उसका चालकता गुणांक, यानी उसकी चालकता गुणांक का भिन्न भिन्न होगा। अगर चालकता कम तो उसमें कम जाएगी, चालकता ज्यादा। सबसे कम उसमें चालक का कौन सा पदार्थ? मिट्टी। और सबसे ज्यादा चालक का कौन सा? अब समझ में आया? अब बोलो प्रॉब्लम। आओ अब हम तुमको पहले प्रश्न का एक जवाब देते हैं। ये तो जाने गए ना मट्टी का घर, अरे मट्टी का चूल्हा क्यों बना रहे हैं? चूल्हा बनाए जाने पर या कोई वस्तु गर्म हो तो हम उससे बचने के लिए हर वस्तु को कहाँ रखना पसंद करते हैं? मिट्टी में रखोगे तो वह वस्तु गर्म होगी लेकिन तुम उससे नहीं जल पाओगे, क्योंकि मिट्टी की ऊष्मा चालकता सबसे कम होने के कारण उसमें से ऊष्मा का प्रसार ठीक है। अब आओ तुमको जवाब देते हैं। हमने तुमसे सवाल किया था बेटा कि जाड़े के दिनों में कुएं का पानी गर्म और गर्मी के दिनों में कुएं का पानी ठंडा होता है क्यों? ऐसा था। और ये भी कहा था कि मिट्टी के घर में जाड़े के दिन में गर्म रहता है और गर्मी के दिन में ठंडा। ऐसा क्यों? दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है। आओ पहले कुएं का पानी दिखाता हूँ। ये देखो पृथ्वी की सतह है और कुआं देखे ही होगे। कुएं में पानी जमीन की सतह से नीचे गहराई में होता है। ये देखो पानी देख रहे? ये कुएं में पानी ठीक बात है। आप पहले तुमको जाड़े का दिन का बता रहे फिर गर्मी का बताते हैं। अब ये रहा जाड़े का दिन, ठीक? और ये तुम्हारा शरीर, अपने बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम समतापी हो और तुम्हारा टेम्परेचर यानी 37 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जाड़े में कुएं का पानी गर्म क्यों लग रहा है। बोलो सतह के ऊपर का ये वातावरण तुम्हारा वायुमंडल है। और आज ही की सुबह याद कर लो, सुबह में टेम्परेचर था 9 डिग्री। अगर वायुमंडल 9 डिग्री है तो बोलो वायुमंडल के हर वस्तु का प्रारंभिक ताप 9 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आधी कैलोरीमेट्री का सिद्धांत पड़ेगा कि दो भिन्न ताप वाली अगर वस्तु है तो ऊष्मा अधिक से कम हो जाती है और तब तक जाएगी अब देखो इस समय वायुमंडल गर्म हो रहा है। बाहर में जाओगे तो जिसको भी छुओगे गर्म मिलेगा। यानी ये कैसे हो रहा है? ये वायुमंडल के तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कैलोरी मापी के सिद्धांतानुसार जब दो भिन्न ताप की वस्तु टच में आएगी
तो उनका ताप या तो बढ़ेगा या घटेगा तब तक जब तक दोनों बराबर वायुमंडल का ताप कम होता है तो हमारे शरीर का ताप बराबर क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों? हो गया ना? बैठ। इनके दिमाग में एक सवाल उठा है कि वायुमंडल का तापमान जब गिर जाता है तो हम मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों बना रहता है? गिर क्यों नहीं जाता? तो इनका सवाल बढ़िया है, परंतु आपको इसके बारे में जानकारी मैंने कई अवसरों पर दिया है। आप उस समय शायद न रहे हो इसलिए न जानते हो, दोबारा जान लें। हमने बताया था कि मनुष्य एक समतापी प्राणी है और हमारे शरीर का तापमान कोई भी मौसम हो हर समय नियत ही रहता है। सुनाई दे रहा है? और हमारे शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वहाँ बनने वाली ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। तो सुनते रहिए। उत्पन्न हुई ऊर्जा में से 25% एनर्जी आपके शरीर में चलने वाली वाइटल एक्टिविटी को खर्च होता है। 25% ऊर्जा यानी 100 जूल बनी है तो 100 जूल में से 25 जूल आपको जिंदा रखने में खर्च होगी, यानी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गमन। हमारे शरीर में 11 सिस्टम चल रहा है तो उसमें ये खर्च हो जाएगी। बाकी जो 25% है वो अकेले टेम्परेचर मेंटेन करने में खर्च होगी। यानी आप गर्मी के दिन में आपके शरीर का तापमान न बढ़े और जाड़े के दिन में शरीर का तापमान न घटे। इसमें 25% एनर्जी आपकी खर्च हो जाती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने। अब 50 बच गए। अब वो 50% में से आप जितना अतिरिक्त वर्क करते हैं जैसे खेलने का, दौड़ने का, मजदूर दिन भर मजदूरी करने में, समझ में आया? तो आप जितना एक्स्ट्रा काम करते हैं उस एक्स्ट्रा काम में यानी कि हाई ड्यूटी एनर्जी तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए देखोगे कि जो व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, दिन भर सोएगा, उसको भी 8 घंटे के बाद भूख लगेगी। क्योंकि ये 2 काम हर एक उस इंसान को करना है जो जिंदा रहेगा। 25% उसको जैविक क्रिया करनी और 25% इतना तो उसको चाहिए मरने के पहले तक। गया तो बड़ी ना। अब जो 50% बच गई एनर्जी, वह एनर्जी खर्च होगी तुम्हारे द्वारा अतिरिक्त किए गए कार्य, जैसे पढ़ना, दौड़ना, खेलना, किसान के रूप में खेतों पर काम करना या मजदूरा के रूप में ईटा ढोना या कोई भी काम करना। अब वह जितना काम करेगा वह इस 50% बची हुई ऊर्जा उसमें से खर्च होगी। और शाम तक चूंकि काम करने की एक अवधि है 8 घंटा की, अब 8 घंटे के बाद जो ऊर्जा बच जाएगी उस ऊर्जा को वह एटीपी के रूप में संचित करेगा। और संचय के बाद अब वो ऊर्जा कहीं जाएगी नहीं। तो क्या आपको पता है ऊर्जा का विनाश नहीं होता।
अब वो ऊर्जा मास में टर्न होगी, यानी तुम्हारे शरीर में मांस बन के जमा होगी, ब्लड बन के दौड़ेगी, हड्डी के बड़ा करेगी, त्वचा का हमारे शरीर में जितने अतिरिक्त वर्क हो रहे हैं उससे उसके शरीर का डेवलपमेंट होगा। यानी देखते हो जो आदमी जैसे मजदूरों को देखोगे तो मजदूरों का शरीर दुबला पतला रहेगा, क्योंकि वो 50% में से ज्यादा ऊर्जा काम में खर्च कर रहे हैं। अतः मजदूरा तुमको मोटा ताजा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो व्यक्ति बैठ के काम कर रहा होगा, जैसे कि हलवाई के दुकान पर बैठने वाला आदमी, तो देखना वो बैठ के काम कर रहा है, अतः वो 50% अब उसके मसल में टर्न होगी, बॉडी वेट में टर्न होगी, खून बनाएगी, हड्डी बनाएगी, मज्जा बनाएगा, और इस तरह देखना खूब मोटा हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं दो असमान ताप वाली वस्तु की, जिसमें स्वयं का एनर्जी प्रोडक्शन नहीं। जैसे शुगर में तुमने एक पानी 100 डिग्री पे गरमाया था, दूसरा पानी 20 डिग्री पर इसको मिला दिए, तो ये दोनों के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होते। ये दोनों को ऊर्जा हमने दिया है, यानी हमने 100 डिग्री पे गरमाया, और जब इनको हम एक दूसरे के टच में लाते हैं तो ऊष्मा इनके द्वारा दी जाती है और इनके द्वारा ले जाती है, और इनके देने से इनका ताप गिर जाता है और इनका ताप बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों के पास अपना स्वयं एनर्जी का कोई स्रोत नहीं है। और आप जो बात कर रहे थे कि इंसान का तापमान क्यों नहीं गिर जाता, तो आप क्या हो, स्वयं एनर्जी प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर हो, और आप अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और उनके पास कोई भी क्षमता अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की नहीं है। और इस मेंटेनेंस में जो हमने अपने शरीर और वातावरण के बीच में ये सब कपड़ा डाल रखा है, ये ऊष्मा का अचालक है, ये रोका है कि इससे और वायुमंडल के बीच में टच में ना आए, इसलिए हमने रोका है। लेकिन कभी कभी हमारी रुकावट फेलर हो जाती है, और उस स्थिति में हमारा शरीर टेम्परेचर जब मेंटेन नहीं कर पाता, तब हमारा शरीर का तापमान 37 से नीचे चला जाता है, और हम कहते हैं हमको ठंडा मार दिया, और तब आपकी सारी वाइटल एक्टिविटी सुस्त हो जाती है, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले एंजाइम के समय पढ़ाते हुए बता दिया था कि उससे डाउन हो जाएगा। और गर्मी के दिन में भी जब टेम्परेचर मेंटेन हम नहीं कर पाते तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, तो हम कहते हैं बुखार आ गया या लुआर मार दिया, और उन दोनों स्थिति में हमारी ये वाइटल एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रिया होती है, और वो सारी जैविक क्रियाएं एंजाइम, हार्मोन और फेरोमोन से कंट्रोल होती है, विटामिन यानी विटामिन से कंट्रोल होती है, और उसके लिए 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर अनिवार्य है। अब समझ में आ गया आपको? अब जान गए कि यहाँ ताप में गिरावट आएगी और आप में नहीं आएगी, क्योंकि आप एनर्जी के प्रोड्यूसर, आप अपनी एनर्जी खुद पैदा करते हो, और वो आपके शरीर में खाए हुए जो भोजन की सामग्री है उनके विखंडन से उत्पन्न होकर एटीपी के रूप में आपके शरीर में स्टोर कर दी जाती है, और ऐसी कोई व्यवस्था निर्जीव वस्तु के अंदर नहीं होती, इसलिए उनका तापमान गिरेगा, और तब तक गिरेगा जब तक दोनों और कोई इनका दिमाग में ये सोचने की कोशिश किया, इसलिए इनका प्रयास सराहनीय था।
और इसी तरह जब तक आदमी का अपने दिमाग को नहीं दौड़ाएगा, उसका ब्रेन उसके लिए कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि विज्ञान को इतिहास और भूगोल की तरफ पढ़ा ही नहीं जा सकता, और जो इतिहास भूगोल की तरफ पढ़ रहा है वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। इसीलिए दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। ये जैसे प्रयास कर रहे हैं सीखने का, वैसे सबको करना होगा। तो हम चले नीचे आ जाते हैं। Yes, अब आप देखो बेटा, तुम चले जाओ बेटा, कुछ यहाँ तो तुम अपना हाथ हम देखो, इसका ये हाथ है और इस हाथ का ये हिस्सा वायुमंडल के टच में है। अब देखो मैंने इसके हाथ को पकड़ा है, मुझे इसका हाथ ठंडा लग रहा है, बिना पूछे ही मैं कह सकता हूँ कि इनको मेरा हाथ गर्म लग रहा है। लग रहा है वायु, क्योंकि अभी आपको 3 दिन से पढ़ाया जा रहा है कि जब ऊष्मा रिलीज करेगा, लूज करेगा, उसको ठंडा लगेगा। जो ऊष्मा एक करेगा, यानी मैं लूज कर रहा हूँ, अब जब से कर रहा हूँ तब से धीरे धीरे मुझे अब इनका हाथ का ठंडा लगना कम कर जाना, इनको भी मेरे हाथ का गर्म होना अब कम हो जाएगा। अभी मैं इसी तरह पकड़े रह रहा हूँ और अभी मैं 2-4 मिनट और पकड़ूंगा तो इनको और हमारा था क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, ऐसा क्यों हुआ? अब इनसे मैं कहूँ कि आप मेरा ये पकड़ो तो अब इनको ठंडा लगेगा, मुझे क्योंकि मैंने इस हाथ से काम करना था। और ये वायुमंडल के सीधे तो वायुमंडल बना इसके बीच लेन देन चल रहा है। तो ये ठंडा है और ये गर्म है। अब ये उसी तरह जैसे रात का याद करो, रजाई में पहुंचने के बाद बाहर आने का मन बहुत करता है, नहीं करता? घर वाले भी कोई कहते हैं जरा पानी दे दो, तो तुम भले शिष्टाचार और अपने माता पिता हैं ये सोच करके उतना ही पड़ता हो, लेकिन अंदर से तो विद्रोही होता है इनको अपर प्रयास करने। लेकिन तुम ऐसा कहते नहीं, तो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। आपकी इम्यूनिटी तगड़ी है, माता पिता की इम्यूनिटी वीक हो रही है। 50 के बाद इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जैसे आज सुबह हमसे कह रहे थे विकास कि सर हमको भी जुकाम बुखार हो गया था और हम एक खुराक खाए और हम ठीक हो गए। तो हमने उनसे कहा कि बेटा इसलिए ठीक हो गए क्योंकि अभी आपकी इम्यूनिटी तगड़ी है, अभी आपकी एज जो है 16-17 की चल रही है और आपकी इम्यूनिटी पीक पे जा रही है। 35 साल की जब आप हो जाओगे तो उसके बाद इम्यूनिटी लगना और जो लोग जितना जंक फूड खाने वाले हैं उनकी इम्यूनिटी तो 20 के बाद गिरने लगेगी। तो मैटर क्या है? मैटर ये है कि हम कैसा अपना रहन सहन बना के रखे हैं। जैसे माताओं को देखो, तुम्हारे घर में माताएं सबसे पहले उठेंगी और सबसे लेट तक काम करके तब सोएंगी। और तुमसे या घर के सभी लोगों से कम कपड़े पहनेंगी, क्योंकि ना उनको ठंडी लगेगी ना ही उनको कोई जल्दी परेशानी आएगी। क्योंकि उनके शरीर की इम्यूनिटी पुरुषों से ज़्यादा है, क्योंकि वो दिन भर वर्क करती हैं, इसलिए खाया हुआ भोजन इजीली डाइजेस्ट होता है। अब समझ में आ गया? लेकिन जिनके घर की माताएं हर काम इक्विपमेंट से करती हैं, जैसे मसाला पीसना मिक्सर से पीस लो, कपड़ा साफ करना वॉशिंग मशीन से कर लो, सफाई करना वैक्यूम क्लीनर से कर लो, यानी कि वो ना अपने से कपड़े साफ कर रही हैं ना झाड़ू पोछा मार रही हैं। तो उन माताओं को देखना, उनको रोज ठंडी लगेगी और उनको रोज जुकाम बुखार चढ़ता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती चली। इसीलिए हर इंसान को अपने हिस्से के लिए एनर्जी जुटाना पड़ेगा, इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए
वर्क करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करोगे तो आपकी इम्यूनिटी गिरेगी, पड़ोसी को कुछ नहीं होगा, जो होगा आप ही होगा। और इसका असर, अगर आप जंक फूड खाते हो तो 20 साल के बाद लगने लगेगा अंदाजे, और अगर जंक फूड नहीं खा रहे हो, जंक फूड का मतलब समझ रहे हो, जो अनाज और फल फूल को ना खा करके आर्टिफिशियल फूड खा रहा है या एनिमल प्रोडक्ट खा रहा है, यानी कि अंडा, मांस, मछली आदि, क्योंकि ये भी भोजन अच्छे भोजन नहीं है। ये जो बार वाले हैं उन सबों को मैं बैड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन में भी बता सकता हूँ क्यों नहीं खाना चाहिए। ये बस सामने तो बेटा अब उस बात को बंद कर देते हैं। अब जाने का दिन है, बताओ वायुमंडल का तापमान लगातार गिर रहा है, अतः पृथ्वी का वो सतह जो इस हवा के टच में है। अगर जूता चप्पल, हम तो रोज सब भोर में बिना चप्पल जूता के टहलते हैं, तो भी अगर सुबह सुबह बिना जूता चप्पल के जमीन को छूना बहुत ठंडा तो देखना ये ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके टच में है। लेकिन बताओ इसके नीचे पूरा माटी है ना, और इसकी ऊष्मा चालकता कम है। अतः बताओ इसके नीचे की जो गर्मी है, बताओ चालकता कम होने से वो धीरे धीरे जा रही है। अतः दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ का तापमान बताओ अधिक है ना, इन कंपैरिजन को यहाँ के। बताओ पानी यहीं के टच में है ना, इसलिए उस पानी का तापमान बोलो यहाँ के तापमान के बराबर है। और जब इसको किसी भी माध्यम से बाहर निकालोगे, जैसे अभी मैंने प्रैक्टिकल कराया इनको हाथ पकड़ के, तो जिस तरह हमारे त्वचा का तापमान वायुमंडल के टच में होने से गिरा हुआ है, परंतु इसका ताप ज्यादा है, इसलिए जब हम इसको हाथ से छूते तो हमको गर्म आगे समझिए, तो हमको गर्म लगता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका ताप हमारे त्वचा के सतह के ताप से मतलब ये ऊष्मा देता और हम इसलिए हमको गर्म लगता। अब इधर आ जाओ, बोलो इधर आ गए गर्मी का। अब गर्मी के दिन में देखना तापमान 30, 32, 38 तक चला जाता है हमारे तरफ। तो इतना गर्म होने से बोलो हमारा हाथ भी गर्म है। अब ये ऊष्मा बताओ नीचे ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन तुमने कहा कि सर जी इसका ऊष्मा चालकता गुणा कम है, अतः ऊपर का ताप बोलो अधिक है, नीचे का ताप कम है। अब उसी टेम्परेचर के टच में ये पानी है, अतः ये पानी का तापमान अब निकालो। अब बोलो तुम्हारा तापमान ज्यादा है, इसका तापमान कम है, तो तुम ऊष्मा इसको दोगे। तो पढ़े ना जब ऊष्मा यूज करोगे तो ठंडा लगेगा, इसलिए ये पानी मेरे गर्मी में क्यों ठंडा होगा और जाड़े में क्यों गर्म आया कि फिर समझाएंगे पक्का समझ में फिर से एक बार सुन लो। मिट्टी की ऊष्मा चालकता गुणांक बोलो सबसे कम होती है। इसलिए जाड़े के दिन में जब तापमान में गिरावट आती है तो ऊपर की सतह का तो तापमान गिर जाता है, लेकिन ऊष्मा चालकता कम होने से नीचे का तापमान ऐसे में जल इसी के टच में रहता है, इसलिए यह जल का तापमान ज्यादा रहता है। और हम इंसान जब अपने हाथ से छूते हैं तो हमारे त्वचा के सतह के ताप से इसका ताप ज्यादा होता है, यह हमें ऊष्मा देता है, इसलिए हमें गर्म अनुभव होता है। आगे अब आओ गर्मी
इधर गर्मी दिखाई है। गर्मी के दिन में वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मेरी त्वचा की सतह का भी तापमान बढ़ जाता है। परंतु नीचे मिट्टी का उष्मा चालकता गुणांक कम होने से यह उष्मा नीचे की ओर बड़ी धीरे धीरे जा पाती है। अतः नीचे का तापमान जहाँ पानी टच में है वहाँ बहुत कम है। अतः कम होने से पानी का तापमान कम रहता है। अब जब इसे बाहर निकाल के छूते हैं तो मेरे सतह का तापमान अधिक और उष्मा का तापमान कम। हम उष्मा लूट करते हैं, इसलिए पानी हमें क्लियर हो? ओके। अब हम दूसरा सवाल बता जा रहे थे कि मट्टी के घर में हमें ऐसा क्यों लग रहा है? शायद आप समझ गए क्यों लग रहा है। बोलो, ये मिट्टी की दीवार है। देखोगे मिट्टी का घर का दीवार 5 इंची नहीं रहता है, 20-25 इंची इतना मोट दीवार होता है। तो बोलो, बाहर जाड़ा का समय चल रहा है, बाहर का तापमान गिर रहा है और अंदर मिट्टी की उष्मा चालकता सबसे कम है, अतः अंदर का तापमान अधिक है। अतः इसे बाहर जाने में उष्मा चालकता कम होने से इसके ताप में बाहर की ओर जो बहना है वो बहुत कम होगा। तो इस वजह से अंदर का तापमान अधिक हो जाता है और बाहर का तापमान कम होता है। और हम अंदर रहते हैं, तो इसलिए हमको अंदर के तापमान का अनुभव होता है, जिससे गर्मी महसूस होती है। और अब एक बार जाड़ा वाला गर्मी बोलो, गर्मी में बाहर का तापमान ज्यादा है और अंदर का कम। और बाहर का तापमान अंदर मट्टी में से होके आना है, जिसकी चालकता कम है, अतः ये कम उष्मा देगा, इसलिए अंदर का तापमान कम, बाहर का तापमान ज्यादा, और इसी में हम रहेंगे। अब यही चीज तुम अपने चूल्हा पर भी ले सकते हो। चूल्हे की दीवार मिट्टी की ही क्यों बनाई जाती है? अब किसको क्या दिक्कत है? अब पक्का समझ में आ गया? तो चलिए अब उष्मा चालकता गुणांक कैलकुलेट करते हैं। किया जाए कैलकुलेट? उष्मा चालकता हो गया? हेडिंग दीजिए, उष्मा चालकता गुणांक, थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्शन कोएफिशिएंट और ताप प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट। एवं ताप प्रवणता। ये देखिए, हमने एक्स वाई एक थर्मल कंडक्टर लिया। अब थर्मल कंडक्टर कहेंगे तो समझ आएंगे ना? उष्मा का चालक जिसकी लंबाई L है। और अब हमने इसके एक्स सिरे को क्यों उष्मा देना शुरू किया। ऐसा करने से इस सिरे का तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब बताइए, यह ठोस है
अतः उसमें बोलो 4 महीने से पहुंचेगी। यस सर। यदि एक अणु से दूसरे अणु को जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी बोलो इसका तापमान गिरता चला जाएगा। यस सर। तो जहाँ गर्माओगे बोलो उसका ताप जाता जाएगा। यस सर। और जहाँ पर जाएगी उसका ताप कम होगा। यानी अगर यहाँ 100 डिग्री है तो यहाँ 100 नहीं रहेगा, यस सर। कम रहेगा। यस सर। अगर यहाँ 90 है तो यहाँ बोलो 80 रहेगा, मतलब 90 से कम रहेगा। यहाँ अगर 80 है तो यहाँ 80 से कम रहेगा। ये तो पक्का समझ में आया। यस सर। नो सर। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी हमने समझाया कि अगर यहाँ 100 है तो इतना दूर पर 90 मिल रहा है। यस सर। तो इसमें ताप में अंतर कितना है? और आगे बढ़ जाए तो 90 के बजाय 80 हो गया। यस सर। तो बोलो अब ताप में अंतर 20 हो रहा है ना। यस सर। अब हम यहाँ आ गए और यहाँ का तापमान 20 हो, तो बोलो 100 से गिरकर 20 हो गया, यानी 80 तापांतर हो गया। यस सर। बताओ ये ताप में गिरावट लंबाई के सापेक्ष बढ़ने से बढ़ती जा रही है ना। यस सर। तो आपको शायद पीछे वेग प्रवणता की याद आ रही है। एकांक दूरी के सापेक्ष वेग के मान में हुए परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। आप समझ जाइए यहाँ भी कुछ होगा। यस सर। एकांक दूरी के सापेक्ष ताप में हुए परिवर्तन को उसी से बन जाएगा। यस सर। यस सर। एकांक दूरी के सापेक्ष एकांक दूरी के सापेक्ष ताप में हुए परिवर्तन ताप में हुए ताप परिवर्तन The changing takes place into the temperature relatively increment of the length is called temperature gradient. Is called temperature gradient. हाँ हो गया सबका? Yes, sir. अब आओ परिभाषा से सूत्र में। परिभाषा यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। Yes, sir. बोलो क्या लिखे हो? अच्छा इसे दूरी कह लो या लंबाई कह लो? Yes, sir. एकांक दूरी या लंबाई सापेक्ष ताप में हुए परिवर्तन को परिभाषा से सूत्र बनाना पड़ेगा क्या है? जहाँ भी वर्ग आ जाएगा वहाँ अब बोलो एकांक आ जाएगा तो बोलो अब हमने लंबाई को नीचे लाया। Yes, sir. ताप में हुए परिवर्तन यहाँ थीटा बन गया
तो थीटा का निश्चय और कितना दूरी है और अब इसको नोट कर देंगे आगे आगे का Yes, sir. No, sir. देखिए आपके सामने ये एक्स वाई एल लंबाई तथा एक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाला एक उष्मीय चालक है। Yes, sir. अब इसके सिरे एक्स को हम क्यों ऊष्मा लेते हैं? Yes, sir. तो इस सिरे का तापमान थीटा Yes, sir. और धीरे धीरे ऊष्मा चालन विधि से होते हुए जब वाई सिरे पर पहुंचती है Yes, sir. तो इसका ताप Theta equal to 3. और यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा पहुंचने में T समय टी समय। Yes, sir. आप कोई चीज गरमाते हो तो तुरंत ही गर्म हो जाता है। No, sir. It takes a time, Yes, sir. समय लगता है। Yes, sir. तो आई हैव ए इमेजिन, मैंने कल्पना कर ली कि यह ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वाला जो ये कंडक्टर है Yes, sir. उसके एक सिरे को जब हमने क्यों ऊष्मा दिया Yes, तो sir. यहाँ तक ऊष्मा जाने में T समय लगेगा. तो चलो पता करें कि दी गई ऊष्मा किस बात पर, क्योंकि आपने कहा है कि हर पदार्थ की चालकता जिसकी चालकता कम बताओ वो उसमें से ऊष्मा धीरे धीरे जाएगी। Yes, sir. और जिसकी चालकता ज्यादा. ये बात आप अपने पे भी लागू कर लो। Yes, sir. जो जितना कंसंट्रेट होके बैठा है उसको उतनी जल्दी बात समझ में आती है और जिसका शरीर केवल बाहरी परसेप्शन ले रहा है, जैसे मैं एक दो लोग को देख रहा हूँ वो अपने ही में मस्त हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बट यहाँ वाली बात नहीं जा रही उनके खोपड़ी। तो अब उनसे भी हम उम्मीद करें कि वो 100% रिसीव कर लेंगे तो हो पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ही ईमानदार है, इसको जो परसेप्शन दोगे वही ये लेगा। चाहे मित्र के साथ मुस्कुराहट वाला परसेप्शन ले लो या मेरा पढ़ाया हुआ ले लो, जो लोगे वो ये लेगा। इसका दोष तुम नहीं दे सकते, क्योंकि इसको जो भेजोगे वही ये लेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो बेटा ये किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके नेचर में कि क्या अगर वो घर पे लगा। अब तक तो आपको पता ही है कि मैंने आपको समझा रखा है कि जनवरी तक आपको 7 घंटा घर पे बैठ के पढ़ने आ जाना चाहिए। Yes, sir. तो अगर वो 7 घंटे का मतलब तीनों घंटे का 2 ब्रेक लेता होगा तो उसे 8 पीरियड स्कूल में बैठ के एक लगातार पढ़ लेना कोई असंभव वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि 4 मिनट बाद एक ब्रेक होता है। Yes, sir. तो अगर वो 2 घंटा 40-40 मिनट का है, अगर 2 घंटा भी कंसंट्रेट नहीं रख पाया पढ़ने के ऊपर, एक मतलब वो भले हमसे कहे कि सर जी हम 3 घंटा घर पे पढ़ते हैं लगातार बैठ के, तो मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि 3 घंटा अगर लगातार बैठ के पढ़ता है तो उसे 4 पीरियड 40 गुणे 40 बात समझ रहे हैं? यानी 2.5 घंटा या 2 घंटा 40 मिनट पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। Yes, sir. और अगर वो नहीं पढ़ता होगा तो जाहिर है वो ये पढ़ भी नहीं पाता होगा। जैसे विशाल है, इनको मैं कई बार देखा, उनको कोई पीरियड में एकदम इत्मीनान से बैठ के नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो 15 या 20 मिनट उनका बॉडी भी बता रहा है कि घर जब भी बैठते होंगे 15 से 20 मिनट से है। इसीलिए कोई जल्दी गर्म होगा, कोई देर में, जैसे अभी हमने छुआ के बताया।
यस सर। ये हमको कुछ और अनुभव हो रहा है, ये हमको कुछ और अनुभव हो रहा है। जैसे देखना, हमारे पास कोई बच्चे आते हैं पैर छूने के लिए, तो कभी कभी कुछ बच्चों के सिर पे मैं हाथ रख देता हूँ, कभी उसके चेहरे को छूता हूँ, और उसी से मुझे पता चल जाता है कितना पढ़ता है। जब तुम अपने घर में ही कर लो, तुम्हारे घर का कोई भाई बहन है, उसके सिर पे से उसमें धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगी। यस सर। टाइम लगेगा। यस सर। तो पता करते क्या क्या बात पर डिपेंड करेगा। यस सर। कर लेते हैं। यस। माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाला क्या करते हैं। देखो सबसे पहले डिपेंड करेगी एरिया पर, यानी कि क्षेत्रफल। यहाँ लिख रहे हैं पहला, चालक के क्षेत्रफल A over the cross sectional area of conductor A, over the cross sectional area A। अब देखो क्या डिपेंड करेगी। चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये तुम घर में बहुत बार देखे होगे, अगर मम्मी घर में खाना पका रही हो तो बैठ के ही बहुत चीज़ें अध्ययन कर लोगे। आओ हम तुम्हें अध्ययन करवाने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक लकड़ी है, कल्पना करो ये एक लकड़ी है, और इसी लकड़ी का यह भी एक लकड़ी है। देखो दोनों में एरिया किसका जाता है, इसका जाता है। अब अगर हम इसको गर्म करें तो देखना ऊष्मा बताओ इतने एरिया में न फैलेगी, और जल्दी से ये सीधा गर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें करें तो इसको पहले इतना फैल जाएगी तब ना आगे बढ़ेगी। यानी इसमें ज्यादा ऊष्मा लगेगा या इसमें ज्यादा। ये अब सोचो क्या रिलेशन समान, यानी एरिया कम तो ऊष्मा, एरिया एरिया की नहीं मिला पहला दिन ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। बोलो कैसा नहीं आया। अगर एरिया कम है तो कम ही ऊष्मा चाहिए, ज्यादा है तो ज्यादा ऊष्मा चाहिए। पहला निर्वचन निकल गया। अब आओ दूसरा। अब दूसरा देखो, अभी मैंने पढ़ाने के पहले तुमको ताप प्रवणता पढ़ाया। अब अगर तुम सोचो तो तापांतर, यानी कि अगर इनके ताप में अंतर कम करना हो तो कम करना हो, ज्यादा करना। तो अगर हम ताप अलग पढ़ें, लंबाई तो दो फैक्टर बनाए जा सकते। लेकिन अभी हमें इन दोनों को मिला के ताप प्रवणता पढ़ा दी गई। तो बोलो अगर हम टेम्परेचर और लंबाई दोनों को एक साथ ले लें तो बोलो इसे ताप प्रवणता नाम दिया जा सकता है। दूसरा लिख दिया, चालक के ताप प्रवणता डेल थीटा बटे एल पर। ये तो भी पढ़ाया गया। बताओ इस पर कैसे निर्भर करेगा। बोलो अगर तुम चाहते हो कि ताप प्रवणता कम हो तो कम करवाना पड़ेगा, ज्यादा हो तो ज्यादा करवाना पड़ेगा। तो लिख दिया ओवर द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ कंडक्टिंग बॉडी। बोलो इसके भी समानुपाती है बेटा। बोलो अगर इसको खोल दें तो क्या इसे θ1 माइनस θ2 ये लिख सकते हैं। तो लिख दिया चालक के ताप प्रवणता। तीसरा देखो, तो तीसरा एक और फैक्टर है। देखो एरिया ले लिया, ये ताप प्रवणता ले लिया, अब बच गया है बोलो समय t।
बताओ बेटा, अगर ऊष्मा जल्दी से पहुंच जाए तो कम ऊष्मा देना पड़ेगा, और अगर ऊष्मा देर में पहुंचे यानी ये भी क्यू प्रोपोर्शनल। अब जितना फैक्टर इसमें दिखाया गया था सब पर डिस्कशन हो गया। तो इससे ये पता चला कि अगर आप किसी उसमें चालक के एक सिरे को आप अगर हीट करते हो तो आप द्वारा इसे दी जाने वाली ऊष्मा 3 एरिया पर और तीनों पे देखो समानुपाती। तो बोलो एक लाइन में लिख के बना सकते हैं। इसलिए Q प्रोपोर्शनल टू A माइनस T। बताओ बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। अब बोलो मीडिया उसमें जाएगा। तो अब यहाँ से सब मालूम है कौन क्या क्या है, इसलिए बताओ K बराबर Q इनटू R A थीटा माइनस थीटा आगे उसमें चलेगा। अब बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसकी इकाई परिभाषा सब निकाला जाए धीरे-धीरे, लेकिन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। जहाँ Q है दी गई ऊष्मा, दिया है लंबाई, K है ऊष्मा का परिमाण, A है थीटा 1 पहले सिरे का तापमान और दूसरे सिरे का अंतिम सिरे का तापमान और T लगा समय। सही? यस सर। देखो कैसे परिभाषा बना रहे हैं, लिख दिया फॉर डेफिनेशन, यहाँ लिख दिया वी नो दैट K is equal to Q into अब बोलो इसको नीचे ला दें तो इसे ताप प्रवणता पड़ जाएगा। यस सर। Q बाई A लिख सकते हैं? यस सर। पूरा करिए पूरे। यस सर। बोलो इसको छोड़कर ये सब लोग बटा के नीचे आ गए। यस सर। अब बोलो इन्हें एकांक करना चाहिए। यस सर। ये है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इकाई वर्ग मीटर। यस सर। बोलो ताप प्रवणता। यस सर। थीटा 1 माइनस थीटा 2 अभी उस हाफ में इसकी इकाई बढ़ाई गई है। यस सर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर और बोलो टाइम भी बता के नीचे। यस सर। 1 सेकेंड। यस सर। तो बताओ K बराबर Q के। यस सर। बोलो इन सबका मान 1 हो। यस सर। यानी ऊष्मा चालकता गुणा बोलो दी गई ऊष्मा के बराबर हो गया। यस सर। जब हमने एकांक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक के ताप प्रवणता में इकाई डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर का परिवर्तन 1 सेकंड में किया। सही ना? यस सर। अब चलो मैं यहाँ से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। एक आप देखो यहाँ जहाँ जहाँ नाम हाथ रखूंगा वो नाम पढ़ाऊंगा। यस सर। एकांक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक आगे पढ़। यस सर। बोलो क्या पढ़ा? एकांक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक। देखो जैसे तुम करो मैं यहाँ से खींच दिया ऐसे। यस सर। के ताप प्रवणता में बोलो क्या? के ताप प्रवणता में इकाई सेंटीग्रेड प्रति मीटर का परिवर्तन
परिवर्तन एक सेकंड में करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक चालकता गुणांक। आगे फिर से पढ़ रहा हूँ, फिर से शुरू। एकांक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक के ताप प्रवणता में इकाई डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर का परिवर्तन करने के लिए एक सेकंड में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता शब्द बताओ। एकांक पर मीटर क्षेत्रफल वाली चालक के ताप प्रवणता में 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर का का परिवर्तन परिवर्तन एक सेकंड में करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसका ऊष्मा चालकता गुणांक है। गुणांक है। आगे आप श्योर हो गए? अब आप सुनो। In thermal conductor having the cross sectional area unit meter square, change the temperature gradient in unit interval of time unit degree centigrade per meter. The amount of heat which are required is called its thermal conductivity coefficient. अब लोग उल्टा बोलता हूँ। The required amount of the heat to raise the temperature gradient unit degree centigrade per meter of unit meter square having cross sectional area of thermal conductor in a unit interval of time is called। आगे सभी को जल्दी ना इसको कैसे बताएं। पहले तो आप समझिए एसआई सिस्टम की है। हियर आपको पता है वी नोट है K is equal to Q into L A theta बोलो ऊष्मा की इकाई सीजीएस एमकेएस में बताओ किलो मीटर मीटर स्क्वायर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एक मीटर से अब इकाई आ गई किलो मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड। आगे अब ये लिख दिया किलो कैलोरी पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब तो जानिएगा तो ऊष्मा की बीमा ऊर्जा की बीमा होती है। मीटर का एल हो गया, सेकंड का टी, टेम्परेचर का थीटा, एक एल से एक एम एल टी पावर -3 हो जाएगा। देखो ये ऊपर चला गया और अब आ गया थीटा पावर -1। तो ऊष्मा चालकता गुणांक